नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैच मैं अंकित उपाध्याय और इस हफ्ते के गाड़ी बुला रही है एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोगों ने एक सज्जन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कमेंट सेक्शन में, तो हमें लगा वी मस्ट ऑब्लाइज और हमने गुजारिश की और आज वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। गगन चौधरी एडिटर हैं गाड़ी फाई के, उनको जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका गगन जी। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। मैं कभी मिला नहीं आपसे, बट हाँ, जेन्युइनली काम बहुत देखा है, और जबकि मैं इतना ज्यादा टीवी या उतना देखता भी नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू। प्रोबेबली एनडी की टीवी के दिनों से जो है मैं जान रहा हूँ, शायद तो उस वजह से। थैंक यू वेरी मच गगन जी। और आपके भी जो रिव्यूज हैं वो जिस सौम्यता के साथ आप बातें बताते हैं और जिस स्पष्टता के साथ आप रिव्यूज दे देते हैं, शायद यही चीज लोगों को पसंद आती है। मैं थैंक इस कार्यक्रम में अभी आपके हाल फिलहाल अभी तो ऑब्वियसली फ्लेवर ऑफ द सीजन तो थार रॉक्स ही चल रही है, जिसको देखो उसी के बारे में बात कर रहा है। आपके भी मेरे रिव्यूज बाजू हैं। में ही है सर। मैं बाजू में ही हाँ? है, अभी वही शूट कर रहे थे हम। अच्छा, अभी भी? हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बाजू में लगा के वही शूट कर रहे थे। हाँ, तो थार रॉक्स के बारे में तो आप बताइएगा ही आपका अनुभव, लेकिन हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल एक बयान, पुराना बयान है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का। वो बयान अब फिर से वायरल हो रहा है और उसकी वजह से एक डर वो फिर से सामने आ रहा है, और वो है हाँ डीजल डीजल गाड़ियों को बाय बाय का। वो पहले बयान हाँ सुना देते हैं दर्शकों को, इसमें जी जी। ऑडियो दे दीजिए। बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनका बयान आजकल दोबारा वायरल चल रहा है और इसी के साथ साथ BS7 के नॉर्म्स भी उनकी उनके ऊपर बातचीत तेज चल रही है। तो क्या ये दोहरा खतरा डीजल गाड़ियों पर है गगन जी? एक तरफ गडकरी जी की धमकी वाला टैक्स और दूसरी तरफ BS7 क्या बला है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और भारत की मार्केट में डीजल की खपत, डीजल की गाड़ियों की खपत, इन सब चीजों को देख करके आपका असेसमेंट क्या है? सर देखो, ये पहली बात तो ये वीडियो क्लिप या ऐसी कई वीडियो क्लिप्स जहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो डीजल व्हीकल्स या यूजुअली सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह की बात करते थे, ऐसा मुझे बहुत भेजते हैं लोग, और वो बोलते हैं इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके मायने क्या है, वो हमें समझाओ। दो चीजें जो आप मुख्य सवाल यहाँ पे है, एक तो BS7 क्या है और दूसरा डीजल व्हीकल का फ्यूचर क्या है। मैं प्रॉब्लम ये समझ रहा हूँ कि जो कि ओवरऑल हम जानना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले BS नॉर्म्स जो है वो सिंपली इमिशन नॉर्म्स है कि आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे CNG, वो कितना इमिशन निकालती है जब वो पेट्रोल या डीजल जलाती है जिससे आपकी गाड़ी चलती है, तो उसमें धुआं प्रदूषण जो है वो कितना क्या निकल रहा है। अब वो सिर्फ प्रदूषण में हम लोग अगर डीप में जाएं तो दो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, एक तो कार्बन वगैरह कितना निकल रहा है, दूसरा नाइट्रोक्स जो ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कितने निकल रहे हैं, ये मोटा मोटी हम मानक मानते हैं। डीजल को थोड़ा ज्यादा बुरा माना जाता है बिकॉज वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इमिशन ज्यादा करती है और वो थोड़े हार्मफुल ज्यादा होते हैं। सूट भी कई उसको कहते हैं लोग, लेकिन BS6 स्पेशली फेज 2 के बाद में डीजल व्हीकल बहुत क्लीन हो गए हैं। वो उनको बनाने की प्रक्रिया मुश्किल हो गई है, इसलिए वो महंगे भी हो गए हैं। आप कई लोगों को पता ही होगा जो देख रहे हैं दर्शक उनको, कि यूरिया जो है वो डालने का एक ब्लू कलर का नया टैंक का कैप आता है, उसमें यूरिया डलता है, जो कि एड ब्लू। पहले आइड ब्लू बिल्कुल, जो है DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी कहा जाता है, वो डालने के बाद में जिस तरीके से ट्रैप करते हैं पॉल्यूशन को, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब बहुत ही लेवल स्ट्रिक्ट हो गए हैं उसके, और अब कम पॉल्यूशन करती है डीजल व्हीकल्स। लेकिन गडकरी जी बार बार ये कहते आए हैं कई मैन्युफैक्चरर्स की, ये आई थिंक किसी तो मैन्युफैक्चरर की सभा में ही उन्होंने शायद ये कहा था। सीएम, SIAM की सभा में। हाँ बिल्कुल, CM की सभा में उन्होंने कहा था कि भैया सारे मैन्युफैक्चरर यहीं बैठे हो तो यहीं सुन लो कि मैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट होऊंगा डीजल पे, और हम डीजल, और ये ग्लोबल फिनोमिनन है वैसे सही मायनों में देखा जाए तो। ग्लोबली लोगों ने डीजल को इतना ज्यादा जो है गंदा मान लिया है, और वो था भी एक टाइम पे, कि अब उसको बोला कि इसको बंद करो, ये बहुत प्रदूषण कर रहा है। हालांकि भारत में डीजल व्हीकल्स जो है उसमें कार का शेयर तो मैं फिर भी कम मानता हूँ। डीजल जो सेट वगैरह होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होते हैं, या हमारे जो बसेस वगैरह, ट्रक्स वगैरह जो है, वो ज्यादा पॉल्यूटेंट है डीजल के, पुराने जो अभी भी चल रहे हैं। व्हीकल्स बहुत क्लीन हो गए हैं, कार्स वगैरह बहुत क्लीन हो गई है डीजल वगैरह के मामले में। लेकिन BS7 जब आएगा तो डीजल के इमिशन जो है और कम कर देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे डीजल बैन कर दो, वो बोलेंगे इमिशन लेवल्स को और कम करो। वहां पे मैन्युफैक्चरर को परेशानी होगी, क्योंकि इससे ज्यादा कम करना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो महंगे हो जाएंगे। जब वो बोल रहे हैं कि मैं इतने लेवल ला दूंगा कि तुम्हारा डीजल इतना महंगा होगा कि तुम बेच नहीं पाओगे, टेक्नोलॉजी तो हाँ, बना दोगे।
तो मेरे ख्याल से देखो पर्सनल लेवल पे मुझे ये सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इतने इमिशंस डीजल पे जो नॉर्म्स डाले गए हैं वो बहुत है, अभी बहुत क्लीन हो गया है ऑलरेडी, उसमें ज्यादा अब नहीं छेड़ना चाहिए। कई लोग जेन्युइनली ऐसे हैं जिनकी रनिंग इतनी है कि डीजल उनके लिए सेंस बनाता है, पेट्रोल लेके वो ज्यादा पेट्रोल यूज करेंगे, तो वो उस वजह से हम ऑब्वियसली जो हमारा पेट्रोल का आयात कम करने की सोच रहे हैं हम, तो वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करता है। तो मुझे लगता है डीजल पे इतना बैन ठीक है, बट अब गवर्नमेंट है और वो चाहेगी तो करेगी सर। अब जैसे गगन जी, मैंने आप ही के रिव्यूज देखे हैं और आपकी इजाजत से आपके रिव्यूज के छोटे छोटे कुछ क्लिप्स यहाँ पर दर्शकों को दिखाने के लिए मैं जरा स्क्रीन पर चला रहा हूँ। ये एक गाड़ी है जो कि गडकरी साहब खुद इस्तेमाल करते हैं, अभी मेरे ख्याल हाल फिलहाल ही आपने रिव्यू किया है, टोयोटा मीराई, हाइड्रोजन से चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इसकी लोग कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कब आएगी और कब आप चलाएंगे और कब हाइड्रोजन उपलब्ध होगा वो सब हम नहीं जानते हैं। तो बात ऑल्टरनेटिव्स की हो रही है। इसके अलावा आपकी थार, जिस पर अभी हिंदुस्तान दीवाना हुआ चला जा रहा है, मैंने एक रिव्यू आपका देखा रैंगलर का, जो ओरिजिनल जीप रैंगलर है जिस पर थार बेस्ड है, उसका रिव्यू, स्कॉर्पियो, सफारी, मतलब ये जो सफारी पसंद देश है हमारा, स्कॉर्पियो पसंद देश है हमारा, ऐसे में ये मैन्युफैक्चरर्स इन बढ़ते हुए दामों के बाद भी अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे? और इतनी बड़ी गाड़ी में क्या फीजिबल है इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करना या ईवी पे शिफ्ट करना या किसी और तरीके पे शिफ्ट करना? सर आई थिंक देखो ईवी अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं फीजिएबल तो नहीं है। मतलब डीजल का ऑल्टरनेट हम पूरी तरीके से ढूंढ नहीं पाए हैं इतनी बड़े व्हीकल्स के स्पेशली के लिए। चलो पेट्रोल पे डाल लो, ज्यादा रनिंग है सीएनजी पे डाल लो, ईवीज भी एक्चुअली बहुत सेंस बनाने लगी है। बट जब बड़े व्हीकल्स की बात आती है तो रेंज के इश्यूज, उनके वजन का इशू है, इलेक्ट्रिक अपने आप में अभी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रिक का ओवरऑल प्रोसेस ही क्लीन नहीं है, तो आप बाद में क्लीन होने से क्या फर्क पड़ता है, या उनमें कितनी वारंटी गारंटी, कितना उनकी लाइफ जो रहेगी। मेरे ख्याल से बड़े व्हीकल्स जो है, स्पेशली जैसे हमने अभी बात करी, तो थार की हमने बात करी, स्कॉर्पियो की बात करी, सफारी की बात करी, तीनों बड़े व्हीकल्स है जिनमें से दो तो महिंद्रा से ही आते हैं। और महिंद्रा जो है बहुत ज्यादा रिलाय करता है डीजल व्हीकल्स की सेल पे। अभी थार रॉक्स जो है वो भी डीजल पे ही मोस्टली ज्यादा डिमांड होने वाली। हाँ, वो पेट्रोल बेचते आए हैं और बेच देंगे वो, बिकॉज माहौल इतना ज्यादा है। लेकिन जिन्होंने लिए उनको पता है कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिलती है। डीजल के मुकाबले 60% फ्यूल एफिशिएंसी है, जहां वो 10 kmpl दे रहा है वो 6 kmpl ही पेट्रोल उनका दे पा रहा है। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी का डिफरेंस जो है वो भी बड़ा ज्यादा है, और इवेंचुअली पॉल्यूशन थोड़ा बहुत फिर भी वो कम कर रहे हैं, बट वो पेट्रोल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो वो वाली चीजें हैं। सबसे बड़ा जो डर जो है वो इन्हीं बड़े मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि हमारे डीजल जब निकल जाएंगे तो उसके बाद में सेल्स जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम। क्या सारी सेल्स छोटी गाड़ियों की हो जाएगी, या हमें हाइब्रिड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि शायद वो पावर को थोड़ा कम कर दे, बट इमिशंस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वो कम कर देंगे। तो पावर के साथ में एक थोड़ा सा माहौल अटैच्ड है जो कि बड़े व्हीकल के साथ में आता है। सफारी पावरफुल होनी चाहिए, एक हैरियर, एक स्कॉर्पियो, एक थार पावरफुल होनी ही चाहिए। नहीं, अब जैसे मुझे लगता जैसे है गगन जी, मतलब होल एंड सॉल मुझे। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं मतलब बेसिकली मैं यही कह रहा था कि हाइब्रिड एक वो टेक्नोलॉजी है जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि वो बड़ी हो सकती है अगर उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। इंडिया का मार्केट हाइब्रिड के लायक है, बट अभी करंटली गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्कीम्स टाइप हाइब्रिड के लिए ज्यादा नहीं सोच के बैठी है। जस्ट यूपी में फिलहाल आप देखो तो लास्ट मंथ ही उन्होंने टैक्सेशन जो है हटाया, रोड टैक्स हटाया, और आप देखना सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी हाइब्रिड की। अभी तो आया नहीं है नंबर, क्योंकि आज 1 सितंबर को हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली 1-2 दिनों में आ जाएंगे नंबर्स भी। यूपी में हाइब्रिड की सेल्स इंक्रीज हुई होगी। तो गवर्नमेंट को हाइब्रिड के लिए कुछ करना चाहिए। ईवीज पे तो वो ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हैं वैसे। बिल्कुल। अब गगन जी देखिए, ये जो कार्स है ना, ये डीजल वाली कार्स, जैसे महिंद्रा का पूरा सक्सेस बोलेरो, स्कॉर्पियो, इस सब के बेस पर, और अब थार की जो दीवानगी है उसके बारे में एक सवाल मैं अलग से आपसे पूछूंगा कि ये जो नई थार बना तो दी है, लेकिन इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, तो वो वाला सवाल बाद में आएंगे। लेकिन देखिए, ये सब भारत की गांव देहात की जरूरतें भी हैं। टशन के अलावा गांव देहात में जिस तरीके की सड़कें हैं, आपको चाहिए ऊंची गाड़ी, मजबूत गाड़ी, डीजल का मतलब हार्ड काम करने वाली। ऐसे में अगर आप इस तरीके के सख्त नियम बना देंगे, अब जैसे अमेरिका में भी एसयूवीज का प्रथा है, और पेट्रोल एसयूवीज, गैसोलीन पे चलने वाली गाड़ी, लेकिन हिंदुस्तान में क्या आप वो मॉडल पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तानी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? नहीं, मेरे ख्याल से जो आप एकदम सही नोट पे बात कर रहे हैं। जब आप गांव देहातों की बात करते हैं, ना सिर्फ उनकी
ज्यादा नीड पावरफुल व्हीकल्स की है, बल्कि उनकी रनिंग भी ज्यादा है। आप देखो ना, तो शहर के लोग कम चलाते हैं गाड़ी, गांव के लोग गाड़ी चलाते भी बहुत है। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं, जो कि इनफैक्ट थार रॉक जब मैं बता रहा हूँ शूट कर रहे हैं हम, उसके साथ में एक थार ओरिजिनल शूट कर रहे हैं। 6 महीने में उस बंदे ने गाड़ी को 23,000 किलोमीटर चलाया, जो कि अपने आप में बताइए। बहुत ज्यादा रनिंग है। उन बंदों को आना जाना पड़ता है, डेली की रनिंग ज्यादा है। उन लोगों के लिए सेंस बनाता है डीजल। सीएनजी की अवेलेबिलिटी का इशू है, वो हमने जिस बंदे की वो गाड़ी है, उनके पास एक ऑल्टरनेट व्हीकल, एक इलेक्ट्रिक टियागो है। मैंने उनको पूछा कि आपने सीएनजी क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उनके यहाँ गांव में चार्जिंग का थोड़ा सा इशू है। उन्होंने बोला कि सीएनजी की लाइन देख के डर लगता है मुझे, मैं जब निकलता हूँ मैं देखता हूँ एक स्टेशन बीच में आता है और सीएनजी की लाइन ही लगी रहती है, मुझे उतना रुकना नहीं है। तो अलग अलग चीजें हैं जरूर। और मेरे ख्याल से यूएस भी, अगर आपने एग्जाम्पल बताया तो यूएस पेट्रोल हैवी है जरूर, बट यूएस में स्ट्रिक्टनेस ऐसी नहीं है। अगर लोगों की डिमांड डीजल रही है तो गवर्नमेंट वहां पे इतना ज्यादा पुश नहीं करेगी, आपको डीजल का ऑप्शन देगी वो। इतना जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डर बैठ गया है कि दिल्ली में अब BS4 ये नहीं ले जाना है, आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा रजिस्टर नहीं होगी। तो डर के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां भी पेट्रोल खरीद ले रहे हैं, जो कि अदरवाइज वो डेफिनेटली डीजल पे जाते। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक क्लैरिटी उनको एक ही बार में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि बार बार नॉर्म्स जो है नए आते रहे। वो वाली चीजें एक ही बार में आप क्लैरिटी दे दो कि अगले 10 साल के लिए नियम ये है कि डीजल इतना इमिशन करना चाहिए, और हम आपका डीजल बैन नहीं करेंगे अगर आपने अभी खरीदा है तो। लोगों में वो डर है अभी सबसे ज्यादा। गांव वाले थोड़े कम उस जोन में है, क्योंकि उनको लगता है हमारे गांव में तो कौन ही आके नियम इंप्लीमेंट करेगा कि हमारे यहाँ डीजल व्हीकल बैन हो रहे हैं। बट जो दूसरे तरीके का प्रॉब्लम है, जो कि व्हीकल की कॉस्ट वगैरह बढ़ना, वो उनको डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। गगन जी, ये जो आपने कॉस्ट की बात की है, अब देखिए डीजल को इस देश में जनरली बिकॉज ऑफ वो जो आप बता रहे थे ना, BS4 इंजन और BS3 में भी वो सूट काले रंग का जो धुआं डीजल में से निकलता था, वो एक डीजल की पहचान हो गई थी। दिल्ली में इसी वजह से डीजल बसेस को बदल करके सीएनजी किया गया। आपने देखा कि गाड़ियों को भी अब BS6 आने की वजह से, आप एकदम सही कह रहे हैं, एड ब्लू डलने की वजह से अब वो थोड़ा सा कम हुआ है। सबके चलते अब उसके बाद फिर से ये एक खतरा मंडराना कि डीजल बेसिकली विलन है, आपके जीवन का विलन डीजल। आपको लगता है ये अप्रोच सही है कि आप डीजल को विलेनाइज करें? मैं उसके फॉर और अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं बस आपका मत जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल से अप्रोच सही नहीं है वैसे। इन जनरल ब्रॉड कैटेगरी में बात की जाए, मैं खुद जिस तरीके की रनिंग या जिस तरीके का यूज केस में फिट बैठता हूँ, मुझे नहीं लगता ये अप्रोच सही है। डीजल विलन था, डीजल पे स्ट्रिक्टनेस लाने की जरूरत थी, और वो आ चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग वो आ चुकी है, अभी के लिए आ चुकी है, एटलीस्ट अगले 5 साल के लिए आ चुकी है। तो अभी उसके ज्यादा पीछे पड़ने का उतना ज्यादा लॉजिक नहीं है। और BS7 अगर नॉर्म्स आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बड़ी बड़ी डीजल के इंजन बना रहे हैं, उनको ये लगेगा छोड़ो भैया, ये हम और अब कितना ही करें? हाँ, एक वक्त के बाद में मुझे लगता है मैन्युफैक्चरर हार मान जाएंगे। अगर आप देखो तो लग्जरी सेगमेंट में ये शिफ्ट आने लगा है। VW सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि इंडिया में डीजल बेचना उन्होंने बंद कर दिया है। ऑडी की किसी गाड़ी में अब डीजल नहीं मिलता है। हाँ, मर्सिडीज BMW अभी भी डीजल ला रहे हैं, उनको लग रहा है उसका, लेकिन इनफैक्ट जिस रैंगलर की फुटेज हम अभी यहाँ पे चला रहे हैं वो भी अब सिर्फ पेट्रोल में आती है। और कुछ मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो कि डीजल बनाना हमारे लिए और मुश्किल करेगा। BS7 अगर स्ट्रिक्ट रहा जितना हम सोच रहे हैं, अगर बोल दिया NOx लेवल जो है 80 से कम हो, अगर बोल दिया कि कार्बन इमिशन जो है एक सर्टेन लेवल से कम हो, तो वो मीट कर पाना मुश्किल होगा। अभी डीजल के साथ में एक और प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग शहर में आमतौर पे चलाते रहे, जिन्होंने ले ली थार, जिन्होंने ले ली क्रेटा ऐसी गाड़ियां, या नेक्सॉन ले ली, उनको ये इशू आ रहा है, वो सिर्फ शहर में स्लो स्पीड पे चलते रहते हैं। उनका DEF जो है वो प्रॉपर्ली DPF को क्लीन नहीं कर पाता है, जो पार्टिकुलेट फिल्टर जो लगा हुआ है उसको क्लीन नहीं कर पाता, उनकी गाड़ियां बंद हो जाती है। तो उनमें अब ये डर बैठ गया, अरे ये गाड़ियां तो बंद भी होगी, हमें एक नई तरीके की सर्विस करवानी पड़ रही है। तो डेफिनेटली BS7 अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ी तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हाय तौबा करेंगे और बोलेंगे चलो डीजल से मूव कर जाते हैं, लोगों को लेनी होगी तो पेट्रोल लेंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल जो पैसे उनके लगेंगे वो लगेंगे पेट्रोल के, बट जो है वो वही चलेगा। मैन्युफैक्चरर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में गिव अवे, मतलब दे विल गिव अप। ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना गगन जी। अब जैसे मेरा ये कहना है कि आप सपोज कोई बहुत सख्त नियम आप कह भी दें, इस इंडस्ट्री को कह दें कि आप मत बनाइए, नहीं तो हम बहुत भारी टैक्स लगा देंगे। पिछले साल की धमकी थी ये, लेकिन उसका विकल्प है क्या हमारे पास? जैसे आपने वो जो मीराई का रिव्यू किया, उस तरीके का हाइड्रोजन का
इकोसिस्टम बनाने में, मेरी गडकरी जी का मैंने उनका इंटरव्यू किया था, ये सवाल मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे वो पंप होने चाहिए ना, तब तो लोग खरीदें। सर हाइड्रोजन की प्रॉब्लम ना थोड़ी बड़ी है। मैं जो मिराई भी इनफैक्ट जो आपने वीडियो अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा, ये चलाने में मुझे 3 साल लगे हैं। मैं पहले यूके में ट्राई किया मैंने, उसके बाद मैंने जापान में ट्राई किया, उसके बाद मेरे को यूएस में जाके वो गाड़ी मिली। मैं वहां जाके चलाई, ओनर से बात की मैंने काफी लंबे, और वो वहां पे केस कर चुके हैं टोयोटा पे ऑलरेडी कि ये व्हीकल्स वापस लो आप। ओनर्स केस कर चुके हैं, जबकि उनको ये ऑलरेडी फैसिलिटी दी गई थी कि ये गाड़ी अगर आप लोगे तो ऑलमोस्ट शायद 13 लाख रुपए के आसपास का फ्यूल क्रेडिट दिया गया कि इतने का फ्यूल फ्री है, आपको इमरजेंसी में कहीं दूर जाना है तो हम आपको रेंटल व्हीकल फ्री देंगे, वगैरह वगैरह कई सुविधाएं दी गई थी। बट हाइड्रोजन की समस्या है, हाइड्रोजन बनाना, उसको स्टोर करके सप्लाई करके उसको जो है गाड़ियों में डालना। हम सीएनजी में भी, जो कि एक्चुअली बहुत इजी है करना, उसमें भी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आप देखोगे, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कितनी गलत चीज है कि सीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी जो है वो ट्रैक्टर्स और वो ट्रक्स वगैरह कर रहे हैं जो कि खुद सीएनजी यूज करते हुए चल रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत सीएनजी लेके दूर दराज के इलाकों में देते हैं। ठीक है, फॉर ए मेक श्योर दैट इज गुड, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। बट हाइड्रोजन तो और ज्यादा मुश्किल है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज अ टास्क। मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देखोगे तो कई एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया है कि हाइड्रोजन बनाना बहुत मुश्किल है, फिर उसकी कॉस्ट को कम रखना और ज्यादा मुश्किल है। गडकरी जी जो ड्रीम देख रहे हैं, अगर वो पॉसिबल वो कर पाए तो बहुत ही गजब चीज होगी, एक केस स्टडी होगी। बट अभी तक किसी ने करके दिखाया नहीं है, किसी भी देश में हो नहीं पाया वो। अब देखिए, जैसे और ये मेरे आखिरी कुछ सवाल होंगे, मैं जानता हूं आपको अभी जाके थार का एक और रिव्यू करना है। मैं एक बात ऑल्टरनेटिव की कर रहा था, और फ्यूल को आप किस तरीके से ग्रीन बना सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल में अब मिश्रण होता है, E5, E10, और अब सरकार का लक्ष्य है E20, यानी कि पेट्रोल में आप 20% इथेनॉल मिक्स कर दें। और गडकरी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पूरा 100% इथेनॉल वाली गाड़ी भी अब हमें सोचनी चाहिए उसके बारे में, ताकि एकदम ही बिल्कुल पोल्यूशन ना हो। डीजल में इस तरीके का मिश्रण नहीं हो सकता क्या? डीजल में भी ब्लेंडिंग का कोशिशें तो हुई है, लेकिन डीजल, जैसे मैंने आपको बताया कि डीजल के जो सूट मैटर वगैरह ट्रैप करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें लगाई जाती है, डीपीएफ वगैरह जो सिस्टम वगैरह लगाए जाते हैं। डीजल के साथ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। डीजल पता है सबसे, जब आप आराम से इस्तेमाल करो तो डीजल बहुत ही बढ़िया चलता है। जैसे ही आप हार्ड एक्सलेशन करोगे या ऑक्सीजन की कमी हुई, वहां पे वो काला धुआं वगैरह वाली प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जो कि अब इतने ज्यादा नई नई चीजें डाली गई, इंजेक्टर्स को थोड़ा बेटर किया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम को थोड़ा बेटर किया गया है, तो जब आप फ्यूल चेंज करने लगते हो तो वहां पे वो पूरे प्रोसेस में फिर बदलावों की जरूरत होती है। पेट्रोल में उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं अभी, उनमें थोड़ा सा इजी है कि चलो आपने अगर इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई है तो कुछ चीजें इंजेक्टर्स वगैरह में चेंज करना है, किसी गाड़ियों में कंप्रेशन रेशियो, किसी गाड़ियों में थोड़ा बहुत कैटेलिटिक कन्वर्टर वगैरह में चेंज करके काम चल रहा है। पेट्रोल आर इजी टू वर्क विद, अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना तो दे आर इजी। डीजल में इजी नहीं है वो करना। तो जिस डायरेक्शन में हम बढ़ चुके हैं डीजल के लिए, अब ब्लेंडिंग वगैरह करोगे तो फिर 2 स्टेप पीछे जाओ, फिर 3 स्टेप आगे के लो दूसरी दिशा में, वो वाली चीज थोड़ा सा है डीजल के साथ में। और जितना आप चेंज करोगे गाड़ी उतनी ज्यादा महंगी होती चली जाएगी, और गाड़ी महंगी होगी। पुरानी गाड़ियों को भी हमें वैलिड रखना है, पुरानी जो गाड़ियां ऑन द रोड है उनको भी फ्यूल सप्लाई देनी ही है, तो उनको भी ऐसा नहीं कर सकते हम, चलो आज से पहले वाली डीजल गाड़ियों को सबको इग्नोर कर दो आप, हम जो है उनको भूल जाते हैं। बीच में बड़ा चला था कि डीजल वगैरह में सल्फर की मात्रा के बदलाव की वजह से अब जो है डीजल इंजन खराब होने लगेंगे, इंजेक्टर जल्दी खराब होने लगेंगे। हालांकि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऑब्जर्व तो नहीं किया गया है, मोरलेस काम चल रहा है, लेकिन अगर ये हुआ, डीजल में ब्लेंडिंग वगैरह करना शुरू की, तो मुझे डेफिनेटली लगता है इसमें टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे। गगन जी एक बात बताइए, मतलब खास तौर से जो डीजल होता है, मैंने तो देखा है, मतलब इन सब चीजों में सरकार बड़ा पुश करती है कि हम ये इसको क्लीन बनाना चाह रहे हैं, बायोडीजल का इतना कॉन्सेप्ट पुश किया गया, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो मूलभूत रूप से कोई चीज बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही। मुझे याद है सर, 2017 में मैंने पहली बार बायोडीजल पे वीडियो किया था, या आई थिंक वीडियो किया था, जब हम कहीं गए थे महाराष्ट्र में, बायोडीजल हमने भरवाया और वो सब चीजें, और ऐसा क्लीन लग रहा था कि ये तो एकदम डीजल जैसा ही काम कर रहा है, कुछ इश्यू नहीं है। बट शायद वो पूरा प्रोसेस किसी के लिए भी आज तक फीजिबल नहीं हो पाया, कि जिस तरीके से बायोडीजल बनाना है उसको बिजनेस वैल्यू भी उसमें नजर आनी चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर किया जाए। मुझे याद है अब जो है बायोडीजल के पंप दिखते नहीं है, बट एक टाइम ऐसा होता था कि किसी भी शहर के इर्द गिर्द आप देखो बायोडीजल का एक पंप तो दिख ही जाता था अलग सा।
अब नहीं हाँ, दिखता है वो। तो हो सकता है वहां पे, मैंने ये एक्चुअली अच्छा टॉपिक है, आपने आज बताया तो मैं जाके रिसर्च करूंगा इस पे भी कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस उसमें बिजनेस प्रपोजिशन के भी आए हैं, और बायोडीजल जो है वो अगेन रेगुलर जो है स्ट्रिक्ट होते हैं इमिशन नॉर्म्स में भी जो है फिट नहीं बैठ रहे थे, तो वहां पे भी इशू आए। मतलब डीजल में, बायोडीजल में प्रॉब्लम नहीं थी, वो जिस तरीके से बर्न होके जिस तरीके का बाहर जो है सूट निकालेंगे या जो ऑक्साइड्स वगैरह निकलेंगे, वहां इशू जो है वो डेफिनेटली आया है। अब मेरा आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल है महिंद्रा थार पर, जिसका आप दबा के रिव्यू कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं लोग पागलों की तरह उसको देख भी रहे हैं। यू हैव रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूज ऑन द थार वीडियो, लेकिन आप उन बहुत रेयर लोगों में से हैं जिन्होंने थार का रिव्यू के साथ साथ थार ओरिजिनली जिस पर बेस्ड है, जीप रैंगलर, आपने रैंगलर रॉक्स का भी एक वीडियो किया है। तो इन अ नटशेल जरा मैं आपका ऑनेस्ट असेसमेंट जानना चाहता हूं कि ये जो नई थार बनाई है 5 डोर, हाँ, इसकी खूबियां तो लोग बहुत गिना रहे हैं, हाँ। खामियां क्या है या ओवरऑल असेसमेंट क्या है? सबसे बड़ी देखो, महिंद्रा ने बहुत ही स्मार्ट काम किया है। वो ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि लोग ऑफ रोडिंग कम करते हैं, उनको माहौल ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने ऑफ रोड कैपेबिलिटीज तो कम कर दी और माहौल यानी कि जो ओवरऑल फीचर्स है, जो लुक्स है, जो कंफर्ट है, उस पे काम किया है और वो उस डायरेक्शन में बहुत सही गए। लेकिन कुछ इनहेरिटेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आएगी, जिस तरीके की डिजाइन है, जिस तरीके की महिंद्रा की हिस्ट्री रही है। इंजन्स अभी भी रिलायबिलिटी के मामले में थोड़े से वीक हैं, लेकिन महिंद्रा ने बहुत सुधार उसमें किया है। अगर आप 10 साल पहले की महिंद्रा को देखो, आज की देखो, तो आप कह ही नहीं सकते ये वही कंपनी है जो बना रही है। और दूसरी और फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा कंसर्न होगा। कोई भी आप मतलब सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव वर्जन जो है वो भी उठाओगे तो भी वो हाईवे पे 15 से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं निकालेगा। और वो एक बड़ा कंसर्न होने वाला है जो भी लोग खरीदेंगे उनके लिए, कि चलो माहौल है, सब कुछ है, बट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत बुरी मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा रिलायबिलिटी, थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी, ये दो बड़े चक्कर जो है वो महिंद्रा के साथ होने वाले हैं। और फिर उनका वो टिपिकल प्रॉब्लम जो कि सर्विस सेंटर से रिलेटेड रही है, कि उनको अभी भी सर्विस एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हमने जापानीज या कोरियन कंपनीज का देखा है। जो आपकी रैंगलर का रिव्यू था, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी फर्स्ट एडिशन थार की थी, तो मैं हाँ, जानता हूं वो सूट समझ में आता है। और दूसरी चीज, फर्स्ट एडिशन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से बाद में जितनी थार आई हैं उसमें सबसे ज्यादा थी। हाँ, जो हाँ, बिल्कुल, लोहा बिल्कुल। लाट थी सबसे पहली वाली थार। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो सर वो बनी ही वहां से डीएनए जीप के थ्रू आ रहा था, और महिंद्रा तब तक हाँ, अभी भी ऑफ रोड पे फोकस करता हुआ जा रहा था। इनको बाद में रियलाइज हुआ कि मार्केट थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है जहां पे लोगों को थार चाहिए बट ऑफ रोड नहीं जाना है, उनको माहौल के लिए हाँ, थार चाहिए। तो उन्होंने बहुत हाँ, बढ़िया वो कैच किया और सब चीजें चेंज की। लेकिन अगर आप जो ओरिजिनल की बात करें, मैंने वो हाँ, वीडियो एक्चुअली रैंगलर क्यों ना ले लोग, क्यों किया वो रैंगलर वीडियो आपने? मैंने वो वीडियो, वो कई लोगों को ये लगा है कि वो वीडियो मैंने जानबूझकर थार के बाद में डाला है या उसके साथ में डाला है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी उस वीडियो में भी, अगर देखो तो माइक के साथ कुछ इश्यूज था जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, और गाड़ी दोबारा शूट करने को मिली, तो हमने वीडियो का एक हिस्सा काटा और वो देखने योग्य बन रहा था वीडियो, तो हमें लगा कि चलो डाल दो, ऐसा माहौल है तो लोग इसको भी पसंद करेंगे कि ओरिजिनल थार जो है, जो ओरिजिनल रैंगलर जो है, जो थार जिससे काफी कुछ लेती है, वो कैसी लगती है। हाँ, और महिंद्रा खुद ये कहता है कि हमने उनके लिए गाड़ियां बनाई है, वो डिजाइन लैंग्वेज वो हमें वही किया है ओवर द इयर्स, हाँ, तो हमें वो कैरेक्टर्स तो आएंगी, और हमारे पास लाइसेंस था तो हम तो वैसी गाड़ियां जो है डेफिनेटली बना सकते हैं, इस देश में तो बना ही सकते हैं। बट डेफिनेटली जीप रैंगलर रूबिकॉन जो कि मैंने रिव्यू किया था, बहुत ज्यादा केपेबल गाड़ी है। पेट्रोल में आती है बट ऑफ रोडिंग फीचर्स वगैरह देखे जाएं, जो उसकी साइज है, जो फिनिश है लास्ट लेवल पे, जो ऑफ रोडिंग फीचर्स जिस तरीके से काम करने चाहिए, इट इज वे बेटर। बस वो फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी बहुत बुरी है और उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। हाँ, इंडिया में असेंबल होती है बट फिर भी आप जो है 60-70 लाख के आसपास उसको खरीदोगे, थार उसमें 3 आ जाएगी आपकी। हाँ, और दूसरी ये, जिस तरीके की इतनी महंगी गाड़ी लेकर के आप ऑफ रोड तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब हाँ, टूटना नहीं, बट शुरू होगा सामान। आई सी वेरी गुड अबाउट द रैंगलर ओनर्स, कि वो लोग था मतलब जो रैंगलर है उसको, जैसे थार वाले ओनर्स का प्रोपोर्शन है कि इतने परसेंट लोग ऑफ रोड जाते हैं, रैंगलर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 60-70% लोग ऑफ रोड ले जाते हैं उस गाड़ी को। और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज में अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो रैंगलर और थार। रैंगलर बहुत ज्यादा केपेबल है सर, बहुत, उसमें कई ऐसे फीचर्स भी हैं, और वो बिना फीचर्स के भी रैंगलर जो है इट इज मच मोर केपेबल, इट्स जस्ट वो बड़ी है।
तो वो बड़ा होना जो है बाय डिफॉल्ट एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है गाड़ियों के लिए। तो जब आप थार 3 डोर को देखेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ जगहों पे बेहतर कर जाएगी, बट अभी भी रैंगलर जो है वो काफी ज्यादा केपेबल चीज है। चलिए, एडिटर गाड़ीफाई गगन चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। माय प्लेजर, मुझे माय उम्मीद है प्लेजर। दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाकायदा कमेंट्स लिख लिख के मुझे बोला गया कि गगन जी को लेके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू माय वेरी मच। प्लेजर सर, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू।